तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। इसमें यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये भी 2 पार्ट में होगा, यूकैरियोटिक सेल भी कंप्लीट होगी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसके पहले हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स और जो सेल के जो बेसिक फीचर थे उनके बारे में पढ़ा है। उसके जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब हमने डिस्कस करे हैं। अब इसमें भी यही प्रोसेस होगा। तो स्टार्ट करते हैं। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो सब यूकैरियोट्स के अंदर कौन होते हैं? सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं। सभी यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। In the eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपार्टमेंट टाइप का जो है ना साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो कंपार्टमेंट्स में होता है, क्योंकि मैं वो उसका जो होता है क्या कहते हैं उसका ऐसा वो होता है, मतलब उसका ऐसा ऑर्गेनाइज जैसा होता है, वो कंपार्टमेंट में होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल माउंट जो मेम्ब्रेन माउंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स पोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे फीचर यही तो है जो इसको प्रोकैरियोटिक सेल से अलग कर रहा है मेनली, कि इसके जो न्यूक्लियस है ना उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी प्रेजेंट है ना। तो इन addition to eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, और इसके जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना वो क्रोमोसोम के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। तो इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो साइटोप्लाज्म कैसा होता है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, इन एडिशन टू यूकैरियोटिक सेल तो क्या होता है, बहुत सारे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना वो ऑर्गेनाइज होता है किसमें, क्रोमोसोम्स में। और यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉन आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक जैसे नहीं होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोसेस सेल वॉल्स, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट सेल्स में तो प्रेजेंट होंगी पर एनिमल सेल्स में एब्सेंट होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेल वॉल, प्लास्टिड, सेल वॉल नहीं होगा, प्लास्टिड नहीं होगा, सेंट्रल वैक्यूल नहीं होगा, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल्स तो होंगी, ये प्लास्टिड होगा, वैक्यूल्स होगी, सेल वॉल होगी, पर एनिमल्स के अंदर ये नहीं होगा, ना सेंट्रल वैक्यूल होगी लार्ज, ना सेल वॉल होगी, ना ही प्लास्टिड होगा। On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in the almost all plant cells। और जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें सेंट्रियोल्स होते हैं जो सभी प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं। तो सेंट्रियोल्स पहले भी पढ़ा था हमने ना सेंट्रियोल्स के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा था। तो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, ठीक है, सीसी ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स है, मतलब किसी किसी एक्सेप्शन हो सकता है प्लांट्स में, पर एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बात है। और तो उन एनिमल सेल्स है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम जो कि एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल्स के, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं हम। तो इस डायग्राम को हमें ना लास्ट में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, मतलब कि सब कुछ चीज़ें पढ़कर तो हमें सब चीज़ों के बारे में पता होगा, फिर उसके बाद हम उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। लेट अस लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स, और हम हर ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे जो यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा था कि राइबोसोम होगा, और एक क्या होता है, राइबोसोम के अलावा राइबोसोम्स होते हैं, और इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं जो एब्सेंट होती है उसमें एनिमल सेल्स में, ठीक है। अब हम जो यूकैरियोटिक सेल है उसके ऑर्गेनल्स के बारे में अच्छे ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन ही होगी यूकैरियोट्स के अंदर। सेल वॉल भी होती है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स दोनों में होती है।
अब सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे हम, ठीक है, जो यूकेरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में भी होती है, पर सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस होता है। मतलब क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा तो सेम ही होती है प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स की। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, ज़्यादा सेम ही होती है, पर हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन को। The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of electron microscope in 1950। 1950 के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, उसके बाद ही इसकी स्टडी हुई ना, ये आसान हुई है हमारे लिए, और हम इसकी जो स्ट्रक्चर है ना उसको पढ़ पाए हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब आया था? 1950s में। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human RBCs, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। तो केमिकल स्टडीज़ कर पाएंगे क्योंकि हम उसके बाद, और किस पे कर पाए, स्पेशली ह्यूमन आरबीसीज के ऊपर, जिससे क्या हुआ है, साइंटिस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर कर पाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे, क्या उसको स्ट्रक्चर होता है, कैसे होती है, हमें पता तो है कहाँ पर प्रेजेंट होती है, पर कैसी होती है इसके बारे में जान पाए। दस दीज स्टडीज शोड that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein। तो ये जो स्टडीज़ जो हुई है ना, इसके बारे में तो पता चला है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, mainly made up of lipids and protein। lipid प्लस प्रोटीन, मेनली ये चीज़ों, दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड। तो जो मेजर लिपिड्स हैं वो फॉस्फोलिपिड है। दैट द अरेंज इज अ बाइलेयर, जो बाइलेयर में अरेंज होते हैं। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड्स एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट्स। तो आउटसाइड द मेम्ब्रेन क्या होंगे, पोलर हेड होंगे, और नीचे क्या होंगे, टेल होगी, ठीक है ना। और दिस इंश्योर दैट नॉन पोलर टेल इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is protected from the aqueous environment। In addition to phospholipid membrane also contain cholesterol। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने बताया है कि जो किससे मिलकर बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स से, ठीक है। अब जो लिपिड्स और प्रोटीन्स है ना, उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, तो जो हेड होता है ना वो हमेशा बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो पोलर हेड है, ये कहाँ पर होता है, आउटसाइड होता है। और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है ना, वो कहाँ पर होती है, इनर पार्ट में होती है। और जो टेल होती है वो सीधे हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर से हेड करती है, ठीक है, वाटर से डरती है, वाटर से रिपेल करती है, ठीक है। तो हेड किधर होगा, आउटर साइड पे, और टेल किधर होगी, अंदर साइड पे, याद रखना है। HOTI होटी है ना, इससे याद रखेंगे। तो हेड किधर होगा, आउटर साइड पे, और टेल किधर होगी, इनर साइड। होटी से याद रखेंगे, होट से याद रख लो, होटाई से याद रख लो, इसे याद रख लो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, this ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from aqueous environment। इससे क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिक जो होता है ना टेल, वो बच जाती है, किससे, एक्वस इन्वायरमेंट से बच जाती है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। तो फॉस्फोलिपिड के अलावा भी जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। और जो लिपिड होता है ना, मेनली वो फॉस्फोलिपिड ही होता है, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन में से लिपिड होगा, वो मेनली फॉस्फोलिपिड होगा। Later biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses proteins and carbohydrate। तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया है कि जो केमिकल सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। मतलब कि प्रोटीन से मिलकर बनी, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। क्या होगा सेल मेम्ब्रेन में, प्रोटीन और लिपिड तो है ही सही, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होता है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कॉन्सिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स।
अलग अलग सेल्स टाइप्स में अलग अलग प्रोटीन्स और लिपिड का रेशियो हो सकता है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन है, और 40% लिपिड है। अगर ह्यूमन के आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स की बात करें ना, आरबीसी की बात करें तो उसमें 52% तो प्रोटीन, मतलब प्रोटीन ज़्यादा है, 40% क्या है, लिपिड है, बाकी फिर दूसरी चीज़ हो जाएंगी, है ना। तो 52 और 40 कितने हो गए, 80, 92, और 92 के अलावा 8% बचा, दूसरी चीज़ हो जाएगी। तो 52% प्रोटीन ज़्यादा और 40% लिपिड है। Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral or peripheral। तो हम आसानी से समझ पाएँ इसके लिए प्रोटीन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक तो इंटेग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन जो बिल्कुल अंदर दसे हुए होते हैं वो, और पेरिफेरल जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के सरफेस पे जो प्रेजेंट होंगे उन्हें पेरिफेरल प्रोटीन्स कहेंगे। वाइल द इंटेग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, और जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होंगे ना वो पार्शियली तो पूरी तरह से बरीड हो जाएंगे मेम्ब्रेन में, या फिर जो होगी ना थोड़े इंटेग्रली पार्शियली जो होंगे वो अंदर बरीड होंगे, ठीक है। तो इंटेग्रल प्रोटीन के बारे में बात करी, पेरिफेरल प्रोटीन की बात कर ली, ठीक है। अभी जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं ना, इन पर शुगर भी लगी होती है, क्या लगी होती है, कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं। शुगर कहाँ प्रेजेंट होगी, पेरिफेरल प्रोटीन पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो पेरिफेरल प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होगी, शुगर प्रेजेंट होगी। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब तो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट हमारा होता है। अब आगे चलते हैं, मतलब थोड़ा आधा कंप्लीट होता है, आधा कंप्लीट और करना बाकी है, ठीक है। इसकी फ़ोटो बता देती हूँ मैं आपको कैसे होते हैं सेल मेम्ब्रेन। दिस इज़ हाउ सेल मेम्ब्रेन लुक्स लाइक। ये कोलेस्ट्रॉल है, ये लिपिड की लेयर बनी हुई है, इसमें प्रोटीन ढसे हुए हैं, कुछ इंटेग्रल प्रोटीन है, ये वाला जो है ना ये इंटेग्रल प्रोटीन है, ये वाले जो है ये आउटर जो पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन पे शुगर लगी हुई है। तो इट्स लाइक लुक लाइक दिस, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। इस वाले वीडियो के अंदर सिर्फ हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट में सेल वॉल और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कंप्लीट करते हुए हम नहीं, सेल वॉल तक कंप्लीट कर लेंगे इस वाले वीडियो में, फिर उसके बाद हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ, अब हम देखेंगे कैसे प्रोटीन्स और जो लिपिड्स है ना वो कैसे लगे हुए हैं, इसके बारे में साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे थे भाई कैसे होंगे। तो एक डिस्कवरी तो ये थी, हाँ ऐसे लगे हुए होंगे कि भाई लिपिड की लेयर लगी होगी, प्रोटीन उसके अंदर होंगे, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होंगे जो बिल्कुल अंदर से होंगे, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होंगे जो पेरिफेरल पे लगे होंगे, उसमें शुगर प्रेजेंट होगी, और लिपिड की बाइलर में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होंगे, एक ट्रीज है, ठीक है। अब हम किसी ने जो साइंटिस्ट ने मॉडल दिया उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल membrane was proposed by Singer and Nicholson, widely accepted as fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as fluidity. तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो किसने दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल निकोलसन एंड सिंगर। निकोलसन कौन था, साइंटिस्ट है, निकोलसन और सिंगर। तो सिंगर ने गाते गाते फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दे दिया है ना, निकोलसन और सिंगर ने, निकोलसन और सिंगर ने। निकोलसन और सिंगर था, उसने क्या दिया, निकोलसन और सिंगर ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। तो क्या था ये मॉडल, ये इम्प्रूव्ड मॉडल था सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का। अकॉर्डिंग टू दिस, इस मॉडल के अनुसार द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, मतलब कि जो फ्लूइड नेचर, जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है ना लिपिड का, वो इनेबल करता है, अलाउ करता है प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट को। याद रखना है, क्वासी फ्लूइड नेचर जो लिपिड का होता है वो अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन ओवरऑल बाइलेयर, जो पूरी बाइलेयर है ना लिपिड की, उसमें से प्रोटीन की मूवमेंट को इनेबल करता है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। कितनी
वो है प्रोटीन वो मूव कर रहा है, उसकी एबिलिटी को क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या था कि जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, वो इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विदिन ऑल ओवर बाइलेयर, पूरी बाइलेयर पर जो प्रोटीन की जो मूवमेंट है उसको इनेबल करता है, इसे फ्लूइडिटी कहते हैं। The fluid nature of membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis and cell division। जो फ्लूइड नेचर होता है ना मेम्ब्रेन का, वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है ताकि सेल ग्रोथ हो पाए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन हो पाए, सिक्रेशन एंडोसाइटोसिस हो पाए और सेल डिवीजन। एंडोसाइटोसिस मतलब बाहर से कुछ चीज़ अंदर आना, ठीक है। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecules across it। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, ये मॉलिक्यूल्स जो है ना वो ट्रांसपोर्ट हो जाए क्रॉस इट, क्योंकि हाईली सेलेक्टेबल होती है, मतलब कि जो चीज़ अंदर चाहिए उसको आने देती है, पर आने दे वो फंक्शन तो हो। तो क्या फंक्शन होता है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ इट, दोनों साइड्स, मतलब ऐसे कि बाहर से आने वाली चीज़ों के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल है, अंदर से बाहर जब इसकी परमिशन के बिना कुछ चीज़ नहीं जा सकती। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें हो गई कि अंदर से बाहर जाने के लिए परमिएबल नहीं, सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, तो फिर अंदर से कुछ भी चीज़ बाहर चली जाएगी, इंपॉर्टेंट चीज़ अंदर रहेगी, बाहर से काम की चीज़ अंदर आने देगी और अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर पहुँचाएगी, ये काम इसका होता है। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and it's called passive transport। तो बिना एनर्जी के जो मूवमेंट हो रहा है ना इसके आर पार, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूज़न। अब जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स है ना वो सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा जो है इधर से उधर जा रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो पानी का डिफ्यूजन होना है ऑस्मोसिस कह रहे हैं। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर क्योंकि लिपिड बाइलेयर, क्योंकि पोलर में पोलर ही खुलता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर ही खुलता है। अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, अब लिपिड तो नॉन पोलर है, तो लिपिड्स में से नॉन पोलर जो है उससे पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते। तो इसके लिए क्या होता है, दे रिक्वायर्ड कैरियर पॉइंट प्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट। तो उसको एक कैरियर प्रोटीन चाहिए रहता है जिससे उनका ट्रांसपोर्ट जो है वो फैसिलिटेट हो सके। ए फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। सच ट्रांसपोर्ट इन इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल होता है सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे, इस पैराग्राफ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो समझ रहे थे। पहले इस लाइन का मतलब समझ रहे थे कि कुछ जो होते हैं ना उनका हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में पहुँचाना पड़ता है, तो इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। इसके एग्जाम्पल है सोडियम और पोटेशियम पंप, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन बन सकते हैं इस पैराग्राफ से। आई होप दिस विल बी दिस यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था ये एक इम्प्रूव्ड मॉडल था जिससे हम समझ सके कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है। हमने देखा तो सही कि लिपिड की लेयर होती है, प्रोटीन धसे हुए होते हैं, है ना, कुछ पेरिफेरी भी होते हैं कुछ। और अब जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो निकोल्सन और सिंगर ने दिया, दो साइंटिस्ट थे निकोल्सन और सिंगर, उन्होंने दिया। उन्होंने क्या बताया कि जो लिपिड होते हैं ना उनका क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। कैसे नेचर होता है, क्वासी फ्लूइड। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स की, लेटरल मूवमेंट को पूरी बाई लेयर पर, ठीक है। तो प्रोटीन्स की लेटरल मूवमेंट होगी उस पूरी बाई लेयर पर, उसको इनेबल करता है। ये एबिलिटी जो होती है मूव करना, मेम्ब्रेन के अंदर से मूव करवा रहे हैं, मेम्ब्रेन के अंदर से मूव करवा रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, फ्लूइडिटी कह रहे हैं, ठीक है। जो डिपेंड कर रही है ना, मतलब फ्लूइडिटी कितना ट्रांसपोर्ट हुआ उसके वो देख रही है, ठीक है, ध्यान रखती है वो,
कितना ट्रांसपोर्ट होगा सब चीज़ें, ठीक है। अब जो फ्लूइड नेचर होता है ना मेम्ब्रेन का, वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है ताकि सेल ग्रोथ हो पाए। अब फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का तो सेल ग्रोथ आसानी से हो पाएगी। अगर रिजिड हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन अगर रिजिड हो जाएगी तो फिर ग्रोथ कैसे हो पाएगी। तो ग्रोथ के लिए जंक्शन बनाने हैं, तो उसके लिए सिक्रेशन के लिए एंडोसाइटोसिस कुछ चीज़ अंदर लानी है, उसके लिए सेल डिवीजन के लिए जो फ्लूइड मेम्ब्रेन होता है, जो फ्लूइड नेचर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नेचर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है या किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्लूइड नेचर होता है इंपॉर्टेंट किस लिए, सेल ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, सिक्रेशन के लिए, सेल डिवीजन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि किस टाइप से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर ऑस्मोसिस और क्या आता है डिफ्यूज़न आता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर पंप का यूज़ करते हैं। तो हम पैसिव ट्रांसपोर्ट्स की बात करते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो और ट्रांसपोर्ट किस में हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रहा है अंदर की, और अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमेएबल, काम की चीज़ अंदर आने देती है, काम की चीज़ ही बाहर, जो काम की चीज़ नहीं है उसको बाहर पहुँचा देती है, ठीक है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स जो हो रहे हैं ना, वो बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो उन्हें क्या कह रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, न्यूट्रल सोर्स होते हैं। न्यूट्रल्स जो सोल्यूट्स होते हैं ना, वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देते हैं आराम से। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डिफ्यूजन मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना, और ज़्यादा भीड़ से कम भीड़ वाली जगह में जाना, तो हमें आराम मिलेगा। तो ऐसे ही हम ये करते हैं कि ज़्यादा भीड़ मतलब ज़्यादा जो है, ज़्यादा क्या है कॉन्सेंट्रेशन है, ज़्यादा सोल्यूट्स प्रेजेंट है, उससे कम जो है कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह में जाना, तो वहीं पे हम वैसे ही करते हैं, तो ऐसे ही सॉल्यूशन भी हो जाता है। तो डिफ्यूजन का मतलब ये होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की, और जो मूवमेंट हो रहा है उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। ऑस्मोसिस भी होता है, वाटर जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, तो उसे ही कह रहे हैं, ऑस्मोसिस कह रहे हैं, ठीक है, उसे ऑस्मोसिस कह रहे हैं। अब हम जो पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो लिपिड बाइलेयर को पास नहीं कर सकते। लिपिड बाइलेयर कैसी है, नॉन पोलर, कैसी है लिपिड बाइलेयर, नॉन पोलर, और पोलर मॉलिक्यूल्स को पास नहीं कर सकते। तो हमें ये चाहिए रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए रहती है जो इनको इनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से भी हाई कॉन्सेंट्रेशन में पहुँचा दे। तो सोडियम पंप और पोटेशियम पंप इसका यूज़ करते हैं, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल, एज यू में रिकॉल, ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर called the cell wall forms an outer covering for the membrane of fungi and plants। जो फंजाई होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसके ऊपर भी एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है। किस में प्रेजेंट होती है, फंजाई में और प्लांट्स में। प्लांट्स में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और फंजाई में पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल्स एंड प्रोटेक्ट्स द cell from the mechanical damage and infection, it also help cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules। so what is the function of cell wall, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सेल वॉल जो होती है ना, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सेल वॉल लिविंग होती है नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और बाहर को कवर कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, एक तो शेप देना, प्रोटेक्ट करना सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन जो भी होगा उससे प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि वॉल है, वॉल हमें बचाती तो वो है। और सेल से सेल इंट्रैक्शन में भी मदद करवाती है, और जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल आएंगे ना खतरनाक, तो उनसे भी सेल को बचाती है, अंदर नहीं देती, क्योंकि ये जगह छोटी छोटी रखी है, ठीक है। एल्गे से वो सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टोज, मन्नेन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट्स। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो एल्गे की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है, सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनोज, CaCO3, C2Mg, C2Mg, C2GM, C2GM, CMG2, सॉरी CMGC, CMGCG, CMGC भी सकते हैं, C2GM भी अच्छा है, इसको याद करेगा। एल्गी की C2GM, एल्गी C2GM, सेलुलोज CaCO3,
मैनोस गैलेक्टोज, सेलुलोज CaCO3 मैनोस गैलेक्टोज। एल्गी की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? सेल्यूलोज गैलेक्टोज मैनोस CaCO3, सेलुलोज गैलेक्टोज मैनोस CaCO3, सेलुलोज CaCO3 गैलेक्टोज मैनोस CaCO3, सेलुलोज गैलेक्टोज मैनोस, इन सबसे मिलकर बनी होती है मैनास, ठीक है, मनांस। और जो वो होती है ना उसकी से और जो प्लांट से होती है उसकी किससे मिलकर बनी होती है? सेल वॉल सेलुलोज प्रोटीन पेक्टिन और हेमिसेलुलोज, सेलुलोज हेमिसेलुलोज और प्रोटीन और पेक्टिन CHC और PP, ठीक है। सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन और पेक्टिन और प्रोटीन से मिलकर, प्रोटीन तो हो गई सही, सेलुलोज होगा, हेमिसेलुलोज होगा और पेक्टिन होगा, ठीक है। The cell wall of young plant cell, the primary wall is capable of growth, which gradually diminished as the cell matures, and secondary wall is formed on the inner towards membrane side of the सेल, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल बनती है पहले यंग प्लांट में, जो कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए, फिर वो धीरे धीरे डिमिनिश्ड हो जाती है, और जो सेल्स होते हैं ना वो मैच्योर होते हैं, और सेकेंडरी वॉल बना लेते हैं किस साइड पे? जहाँ पे उसकी सेल मेम्ब्रेन है ना उस साइड पे है ना, साइड ऑफ सेल, इनर साइड ऑफ सेल टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which holds the or glues the different neighboring cells together. अब मिडिल लेमेला क्या होती है? व्हाट इज मिडिल लेमेला, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कैल्शियम पेक्टेट की एक लेयर होती है जो होल्ड करती है और जोड़ती है नेबर सेल्स को टुगेदर। तो कौन सी ऐसी सेल वॉल है जो नेबर सेल्स को जोड़ रही है? तो कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई मिडल लेमेला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। सेल वॉल एंड मिडल लेमेला में बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। जो सेल वॉल होती है, मिडिल लेमेला होती है ना, ये ट्रांसवर्स हो सकती है प्लाज्मोडेस्माटा से, जो कनेक्ट करता है नेबरिंग सेल्स को विद द साइटोप्लाज्म से, ठीक है। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल जो होती है ना, किस में प्रेजेंट होती है, और कैसे एक तो ये नॉन लिविंग होती है, ठीक है। एक ही फंजाई और प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? CMGC की बनी होती है। किसकी बनती है? CMGC होती है। जो एल्गी की CMGC होती है। CMGC मतलब CaCO3 और मैनांस और सेलुलोज और गैलेक्टोज, CMGC होती है। तो एल्गी की सेल वॉल CMJC है ना, CMJC हो जाएगी। CMJC मतलब सेलुलोज, मैनांस, CaCO3 और गैलेक्टोज की हो जाएगी। और प्लांट्स की सेल वॉल हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, प्रोटीन और पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। और क्या होती है? मिडिल लेमिला भी एक टाइप की सेल वॉल टाइप की होती है, जो क्या करती है, एक टाइप की सेल वॉल होती है और जो क्या करती है, कनेक्ट करती है जो होल्स होती है ना उनको, किसकी बनकर बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की होती है। और जो नेबरिंग सेल्स जो नेबर सेल्स होते हैं ना उनको कनेक्ट करती है। उसके अलावा प्लाज्मोडेस्माटा प्रोडक्शन भी होते हैं, जो इसके ट्रांसफर्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्म और किसको जोड़ते हैं? नेबरिंग सेल्स को, है ना, जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। हमारा पार्ट 3 यही ख़त्म होता है। पार्ट 4 में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे। अब शायद 2-3 पार्ट से कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर।